गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की कविता बीती विभावरी जागरी की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। बीती विभावरी जागरी कविता 1933 ईस्वी में प्रकाशित लहर काव्य संग्रह में संकलित है। यह एक गीत धर्मी कविता है। इसे गीत भी कह सकते हैं, इसे गाया भी जा सकता है। इसमें कुल 3 बंध हैं। मुख्य रूप से यह प्रकृति पर लिखी गई कविता है। इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप से मानवीयकरण किया गया है। इस गीत में प्रातः काल के जागरण का चित्र अंकित किया गया है, लेकिन यह एक उद्बोधन गीत भी है। इसमें स्वाधीन चेतना का भाव भी है। तो चलिए अब हम इस कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। बीती, बीती का अर्थ हुआ बीत गई। विभावरी, विभावरी का अर्थ हुआ रात्रि। जागरी मतलब जाग जाओ। अंबर, अंबर का अर्थ हुआ आकाश। पनघट, पनघट का अर्थ हुआ नदी या तालाब, जहाँ से पानी भरा जाता है, जहाँ पर स्त्रियाँ पानी भरने जाती है उसे पनघट कहते हैं। में डुबो रही, में मतलब में डुबो रही, डुबा रही है। ताराघट, तारा का अर्थ हुआ तारा, घट मतलब घड़ा। उषा, उषा सुबह की किरणें, प्रातःकालीन किरणें को उषा कहते हैं। नागरी, नागरी का अर्थ हुआ नगर में रहने वाली। तो पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी यानी रात बीत गई है, जाग जाओ। यहाँ जो री शब्द आया है, री शब्द बताता है कि किसी युवती को आत्मीयता के साथ संबोधित किया जा रहा है। यहाँ कहा गया, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तुम्हें जग जाना चाहिए। यहाँ इसमें प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए रूपक का प्रयोग किया गया है, जहाँ एक की समता दूसरे से प्रकट किया जाता है, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। जैसे अंबर पनघट, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट। ताराघट, तारा रूपी घट। उषा नागरी, उषा रूपी नागरी। तो यहाँ इन सभी में रूपक अलंकार है। तो यहाँ कहा गया कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तुम्हें जग जाना चाहिए। क्योंकि उषा रूपी जो नागरी है, वह उषा रूपी नागरी तारा रूपी घड़े को लेकर के आकाश रूपी तालाब में उसे डुबो रही है। यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ उषा को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हमारे ग्राम में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक छवि है
कि हमारे जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, हमारी ग्रामीण स्त्रियां प्रातःकालीन घड़े को लेकर के पानी भरने के लिए जाती है। उसी दृश्य को कवि प्रसाद इसमें दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दृश्य को इसमें दर्शाया जा रहा है। जैसे उषा को नगर में रहने वाली युवती के रूप में दर्शाया गया है, और तारा को घड़ा के रूप में दर्शाया गया है, और आकाश को तालाब के रूप में दर्शाया गया है। जैसे उषा रूपी जो नागरी है, या उषा जो है तारा रूपी घड़े को लेकर के आकाश रूपी तालाब में डुबो रही है। तो इस दृश्य को यहाँ दर्शाया गया और उषा का मानवीकरण किया गया है। उषा को एक युवती के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, अब तुम्हें जग जाना चाहिए, क्योंकि रात समाप्त हो गई है और सुबह का आगमन होने लगा है। यहाँ तक कि जो उषा रूपी नागरी है, वह उषा रूपी नागरी तारा रूपी घड़े को लेकर के आकाश रूपी तालाब में डुबो रही है। उषा तारा को डुबो रही है, यानी तारा डूब जाएगा तो सुबह हो जाएगी। इसलिए हे सखी, अब सुबह हो रही है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। पुनः कवि कहते हैं कि खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह। कुल कुल सा कुल मतलब पक्षियों के ध्वनि को, पक्षियों के स्वर को कलरव कहते हैं। तो यहाँ कुल का अर्थ है कलरव, यानी पक्षियों की ध्वनि, पक्षियों का चहचहाना, इसको कलरव कहा गया। तो कुल का अर्थ हुआ कलरव। सा मतलब समान, बोल रहा यानी बोल रहा है। किसलय लताओं में लगने वाली नई पत्तियाँ, किसलय का अंचल मतलब आंचल, डोल रहा मतलब डोल रहा, हिल रहा है। लो यह लतिका मतलब लताएं, भी भर लाई, मधु का अर्थ हुआ मीठा, मधु शहद भी कहा जाता है, या मीठा। मुकुल मतलब कली, नवल मतलब नवीन, रस गागरी रस मतलब रस, गागरी मतलब गगरी। खग कुल, इसमें भी प्रकृति का वर्णन है। सुबह होने पर विभिन्न तरह की आवाज़ों को महसूस करते हैं। रोशनी को महसूस करते हैं, हवा की ठंडक को महसूस करते हैं। प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, रात भर में उन बदलावों के कारण प्रकृति क्या क्या नया रूप ले लेती है, उसे भी यहाँ दर्शाया गया है। खगकुल यानी पक्षियों का समूह। यहाँ एक प्रकार के पक्षी नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। खगकुल का अर्थ केवल एक प्रकार का पक्षी नहीं, विभिन्न प्रकार का पक्षी। जैसे रात में सारी आवाज़ें समाप्त हो जाती है, नीरवता कायम हो जाता है, और सुबह होते ही विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी नीरवता का भंग होना। नीरवता का भंग होना एक नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए सखी कहती है कि खगकुल कुल सा बोल रहा। सखी कहती है कि हे सखी, अब तुम्हें जग जाना चाहिए, क्योंकि जो पक्षियों का समूह है, पक्षियों का समूह भी कलरव करने लगा है। वो सभी भी ध्वनि करने लगे हैं, चहकने लगे हैं, कलरव करने लगे हैं। यहाँ तक कि किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा है। जो नए नए पत्ते हैं वह डोल रहे हैं। प्रातःकाल
सुबह में हवा मंद मंद गति से प्रवाहित होती है। सुबह हवा मंद मंद गति से प्रवाहित होती है और जो लताओं में लगे हुए नए पत्ते हैं, जब हवा मंद गति से प्रवाहित होती है तो नए पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब हवा प्रवाहित होती है और नए पत्ते हिल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो नए पत्ते न होकर के वह आंचल हो, और वह आंचल हिल रहा है। पुनः कवि कहते हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह लतिका, लतिका मतलब लताएं, यहाँ लतिका का भी मानवीकरण किया गया है, उसे भी एक युवती के रूप में दर्शाया गया। जैसे ऊपर उषा को एक युवती के रूप में दर्शाया गया, उसी तरह यहाँ पर लतिका को भी एक युवती के रूप में दर्शा रहे हैं, कवि युवती के रूप में दर्शा रहे हैं। जैसे कवि कहते हैं लो यह लतिका भी भर लाई, कि सखी कहती है जो लताएं हैं, ये लताएं भी भर करके लाई है। क्या? तो मधु मुकुल, मुकुल मतलब कली। अब सुबह के समय लताओं में कली लगी रहती है, जो अभी फूल नहीं बना होता है या अधिक खिला रहता है, तो वह जो कली है, तो कभी कहते हैं कि मधु मुकुल नवल रस गागरी। और कली है तो सुबह सुबह उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई रहती है, सुबह सुबह उस पर ओस की बूंदें गिरी रहती है। तो कवि को लगता है, कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो लतिका कोई स्त्री है और उस लता में लगा हुआ जो मुकुल है, जो कली है, वह कली कोई गगरी है। और जैसे युवती जो है सुबह सुबह गगरी भर कर के लाई होती है तो वह जल से भरा हुआ रहता है, तो मीठा स्वादिष्ट और जल से भरा हुआ गगरी रहता है। तो यहाँ पर जो लता है, लता युवती है, और मुकुल अर्थात कली जो है वो गगरी है। और वो जो कली सुबह सुबह ओस की बूंदों से पूरी तरह से भीगी हुई रहती है, उस पर ओस की बूंद गिरे हुए रहते हैं, वह ओस का बूंद ऐसा है जैसे वो क्या है कि वह मीठा रस है, मीठा रस है जिससे वह लतिका भर करके लाई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर कवि कहते हैं लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवरस गागरी। यानी वो एक सखी अपने दूसरी सखी को जगाने का प्रयास करते हुए कहती है कि ये जो लतिका है, लतिका रूपी स्त्री जो है वह भी मुकुल रूपी गगरी को लेकर के आ गई है, जो पूरी तरह से मीठे रस से भरा हुआ है, अर्थात स्वच्छ जल से भरा हुआ है। पुनः कवि आगे कहते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी। अधरों, अधर मतलब होंठ, में राग अमंद पिए, राग मतलब गीत, अमंद, अमंद का अर्थ हुआ जो मंद न पड़ा हो या तीव्र, जो मंद न पड़ा हो या तीव्र। पिए मतलब प्रिय। अलकों, अलकों, अलक मतलब केश राशि, बाल। में मलयज, मलयज सुगंधी, मलयज सुगंधी। बंद किए यानी बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आली मतलब सखी, तू मतलब तुम, आली का अर्थ हुआ सखी। आँखों में भरे बिहागरी, बिहाग, बिहाग वियोग में गाए जाने वाला गीत, बिहाग का अर्थ हुआ वियोग में गाया जाने वाला गीत। ताकि अधरों में राग अमंदित किए। यहाँ पर सखी शिकायत के लहजे में कहती है कि तू अब तक क्यों सो रही है, तू अब तक सोई है आली, मतलब तू अब तक क्यों सो रही है। साधारणतः हम किसी को तू नहीं कहते हैं। तू कहकर पुकारना आत्मीयता, झुंझलाहट और शिकायत को प्रकट
कर रहा है। यहाँ तू कहकर पुकारना आत्मीयता, झुंझलाहट और शिकायत को प्रकट करना है। या कवि कहते हैं कि तू अब तक सोई है आली, तुम अब तक सो रही हो, हे सखी तुम अब तक सो रही हो। अधरों में राग अमंद किए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तुम अब तक सो रही हो। तुम्हारे अधरों में जो राग था वह राग अब भी अमंद यानी मंद नहीं पड़ा है। तुम्हारे अधरों में जो राग था वो अभी मंद नहीं पड़ा है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सखी कहती है कि तुम जो अपने प्रिय के साथ, लगता है कि तुम रात्रि में जो अपने प्रिय के साथ मुलाकात करने गई थी वह मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके कारण तुम्हारे जो अधरों की लाली है वह लाली ज्यों की त्यों बनी हुई है। अर्थात तुम्हारे अधरों के माध्यम से जो गीत गाया जाने वाला था वह गीत गाया नहीं गया, इसलिए तुम्हारे अधरों की लाली ज्यों की त्यों बनी हुई है। और तुम्हारे अधरों के माध्यम से जो गाया जाने वाला गीत था वह अभी उसी तरह तुम्हारे अधरों में बंद पड़ा हुआ है। अलकों में मलयज बंद किए, और तुम अपने अलकों में जो सुगंधी या सुगंधित इत्र लगाई थी वह सुगंधित इत्र तुम्हारे अलकों में अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। अर्थात तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे प्रिय से नहीं हो पाई, जिसके कारण तुम्हारे केश राशि ज्यों के त्यों पड़ी हुए है, जिसके कारण उसमें जो सुगंधी थी वह सुगंधी भी उसी तरह ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तू अब तक सोई है आली आँखों में भरी बिहागरी, और तुम्हारी आँखों को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें वियोग जनित भाव भरे हुए हैं, उसमें वियोग जनित भाव भरे हुए हैं। और हे सखी इन सारी चीज़ों को लिए हुए तुम अब तक सो रही हो। अर्थात हे सखी अब तुम निद्रा को त्यागो, सुबह हो रही है और तुम्हें जग जाना चाहिए। इस प्रकार यह 3 बंध की बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत कविता है। यह कविता हमें प्रकृति के साथ ऐसे जोड़ देती है जैसे एक दृश्य हमारे सामने प्रकट हो जाती है कि सुबह हो रही है, हवा बह रही है, फूल खिल रहे हैं, जीवन नई दिशा की ओर चला जा रहा है। ग्राम बधुएं गगरी को लिए हुए पानी भरने जा रही है। अब हम स्वाधीनता आंदोलन की चेतना इसमें कैसे प्रकट होती है, कैसे महसूस होती है, इस पर चर्चा करते हैं। जिस समय कवि प्रसाद ये कविता लिखे उसमें देश गुलाम था। लोगों को जागृत करने की कोशिश लगातार जारी था। हमारे समाज में जागृति लाने का लगातार प्रयास चल रहा था, पर समाज का एक तबका इस चेतना को समझ नहीं पा रहा था। वो यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर अभी भी हम सोए रहेंगे तो फिर गुलामी के बंधन से बाहर कैसे आएंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं बीती विभावरी। अगर हम शुरू से देखें इस कविता को, शुरू की पंक्ति है बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत गई है, अब हमें जग जाना चाहिए। यानी और जो अंतिम 4 पंक्ति है, अधरों में राग अमंद किए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरी बिहार गई। यानी रात बीत चुकी है, अब हमें भी जग जाना चाहिए। सभी देश विकास कर रहा है, रात बीत गई है, सभी देश विकास कर रहा है, और अभी भी हम सोए हैं, और अभी भी हम सोए हुए हैं।
अर्थात अज्ञानता में पड़े हैं। हमें इस अज्ञानता को दूर करना होगा और विकास के पथ पर अग्रसर होना होगा। यहाँ पर साथ ही साथ ये भी है कि हमने तो दूसरे देश को जगाया, लेकिन दूसरे देश को जगाने के बाद खुद भी हम सो गए, अर्थात अज्ञानता में पड़ गए। और आज भी हम इस अज्ञानता को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हे भारतवासी, अब हमें इस अज्ञानता को दूर करना चाहिए, और इस अज्ञानता को दूर करके, और जब हम इस अज्ञानता को दूर करेंगे तभी हम अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कर पाएंगे, हम अंग्रेज़ों से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए अब हमें सोना नहीं चाहिए। तू अब तक सोए अली, मतलब तुम अभी तक सोए, भारतवासी तुम अब तक सोए हुए हो, अर्थात अब तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें जागने की ज़रूरत है। अपने भीतर विद्यमान इस अज्ञानता को दूर करने की ज़रूरत है, और जब हम इस अज्ञानता को दूर करेंगे तभी जाकर के हम इस राष्ट्र को, इस देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कर पाएंगे। और जिस तरह सभी देश विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तभी हम भी दूसरे देशों के समान विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। इस प्रकार अंत में जब इस तरह की भाव आती है तो फिर यह एक सखी का आपसी संवाद नहीं रह जाता है, बल्कि कवि का समाज से संवाद रह जाता है कि नए परिवर्तन की गुंजाइश हो रही है। अब हमें देश को गुलामी से मुक्त करना चाहिए। देश को गुलामी से मुक्त करने का समय आ गया है। तो बस आज इतना ही। अगले दिन फिर मैं किसी और पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको मेरा यह व्याख्या अच्छा लगे तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।